Hey everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. In this video, we will discuss the 6 marks questions from chapter 4, which is the psychological disorders. And इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अगर चैप्टर 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, और साथ साथ में विल ऑल्सो बी एबल टू रिवाइज दोज टॉपिक्स. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एंटायरली and share it among all your friends, those who are preparing for the CBSE board exams. And मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है. You are doing a lot of practice papers and you are revising your topics thoroughly, because अगर आपको CBSE बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम डिवोट करना होगा. ऐसा कभी मत करना कि अगर साइकोलॉजी पढ़ने में अच्छा लगता है तो दिन भर उसी बुक के साथ आप दिखो. ऐसा बिल्कुल भी मत करना. हर एक सब्जेक्ट को एकदम एक पर्टिकुलर टाइम देना, बिकॉज आपके जो मार्क्स आएंगे बोर्ड में वो हर एक सब्जेक्ट के टोटल एवरेज में आएंगे. सो आई होप दैट यू ऑल आर स्टडिंग प्रॉपरली एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको आंसर्स तो बताती ही हूँ, साथ में बताऊंगी कि आप कैसे आंसर को लिखेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बच्चे समझ भी लेते हैं टॉपिक्स को, एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, लेकिन राइटिंग टाइम में कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आप, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहे और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ याद से शेयर कीजिएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंग्शियस इंडिविजुअल शोज कॉम्बिनेशंस ऑफ द symptoms like rapid heart rate, sweating, fainting, etc. Define the term anxiety and discuss the types of anxiety disorders. तो इसमें क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक anxious individual, जब एक पर्सन को एंग्जाइटी होती है तो उसे कुछ इस कदर के सिम्टम्स आते हैं जहाँ पे कि उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसे पसीने आने लगती हैं, उसे डिजीनेस फील होता है, वो फेंट हो जाता है. तो आप यही सारी सिम्टम्स को समझते हुए, आपको जब आपने फर्स्ट लाइन पढ़ा तो आपको समझ आ गया होगा कि एंग्जाइटी की बात हो रही है. तो मेक श्योर टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. Next part of the question says define the term anxiety and discuss the types of anxiety disorder. तो पहले anxiety को define करना है, उसके बाद anxiety disorders के different kinds को भी explain करना है. So the definition of anxiety is defined as a diffuse, vague, very unpleasant feeling of fear and apprehension. This is given in your NCERT book. Remember to read your NCERT book thoroughly, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में नो डाउट एप्लीकेशन बेस्ड भी होंगे उनमें से बहुत सारे, लेकिन आपके बुक में से ही आएंगे, आपके सिलेबस में से ही क्वेश्चंस फ्रेम होंगे. नेक्स्ट पार्ट इज द वेरियस काइंड्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. It consists of prolonged, vague, unexplained and intense fear that are not attached to any particular object. तो generalized anxiety disorder का जो main feature है वो ये है कि इस वाले anxiety disorder में बहुत लंबे समय तक intense fear और unexplained वेग फीलिंग्स ऑफ फियर होते हैं, जिसका कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं होता. आई मीन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपको किस चीज़ के वजह से डर लग रहा है, कौन सी चीज़ देख करके डर लग रहा है या सुन करके डर लग रहा है, उसका स्टिमुलस क्या है, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो हमें मालूम नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो एंग्जाइटी होती रहती है. दैट्स वाई जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर वेयर द इंटेंस फियर्स आर नॉट अटैच्ड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. द सिम्टम्स इंक्लूड वरी एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर. इसका मतलब है कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं. एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर, मैंने फ्यूचर के बारे में आप नेगेटिवली एप्रीहेंशन करने लगते हैं, आपको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं मन में. हाइपर विजिलेंस हो जाता है. इसका मतलब है कि आप सोचते हैं कि कॉन्स्टेंटली आप अपने एनवायरनमेंट को चेक करते रहते हैं कि कहीं से कुछ डेंजर तो नहीं है, थ्रेट तो नहीं है. ऐसा होता है इस वाले एंग्जाइटी डिसऑर्डर में. ऑल्सो मोटर टेंशन का मतलब है कि आप अच्छी तरह से अपने हाथ पैर को यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, एकदम रेस्टलेस सा फीलिंग होता है. सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट काइंड इज द पैनिक डिसऑर्डर.
It consists of recurrent anxiety attacks in which the person experiences intense terror. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बार बार वो एंग्जाइटी अटैक आता है पर्सन को, जिन्हें पैनिक डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे कि वो पर्सन को इंटेंस टेरर का एक्सपीरियंस होता है. Now what exactly happens in the anxiety attack? There is an abrupt surge of intense anxiety rising to a peak when the thoughts of a particular stimuli are present. तो generalized anxiety disorder में क्या था कि fear था, intense fear था, prolonged vague fear था, जिसमें कि कोई भी particular object नहीं था जिससे वो person डर रहे हैं या जिसकी वजह से उन्हें वो अटैक आ रहा है. पैनिक डिसऑर्डर में एक एब्रप्ट सर्ज ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी होता है, जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर स्टिमुली की वजह से होता है या एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से होता है विच इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. द क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. पैनिक डिसऑर्डर में जब पैनिक अटैक आता है तब पर्सन को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, डिजीनेस हो सकता है, ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, मतलब शरीर एकदम डर के मारे ट्रेम्बल होने लगता है. द एक्सपीरियंस पैल्पिटेशंस, ऐसा लगता है कि हम अपने आप से मतलब वी आर लूजिंग आवर कंट्रोल, या फिर इवन डेथ लाइक एक्सपीरियंस भी हो सकता है. नेक्स्ट टाइप इज द फोबिया. फोबिया इन्वॉल्व्स इरैशनल फियर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, पीपल हो सकता है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस. इसका मतलब है कि हमें इरैशनल फियर्स, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आप अपने दिमाग में ही एक ऐसा डर पैदा कर देते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होता, ऐसा कोई भी चीज़ से एसोसिएटेड नहीं होता. सपोजिंग सामने वाले पर्सन को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कॉकरोच देख के, लेकिन दूसरे पर्सन को जिसे फोबिया है कॉकरोच देख के, उसे बहुत ज़्यादा डर लगेगा. तो ये क्या है? इरैशनल फियर है. भले वो कॉकरोच उसे हार्म करे या ना करे, उसे उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब भी कॉकरोच उसके सामने आ जाए तो उसे फोबिया अटैक होने लगता है. सो फोबियाज क्या होता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से हो सकता है, कोई चीज़ें होती है उससे होता है, किसी पर्सन को देख करके वैसा हमें लगने लगता है क्योंकि कुछ पर्टिकुलर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस में भी बेस्ड होकर फोबियाज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. सो दे ऑफन डेवलप ग्रेजुअली. आइदर फोबियाज धीरे धीरे बनते जाते हैं, या फिर वो दे स्टार्ट विथ और बिगिन विथ जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पे कि आपको कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं होता फियर का, उसके बाद से ही फोबिया आप डेवलप करने लगते हो धीरे धीरे, क्योंकि आप उसमें अटैच करते जाते हो स्टिमुलस कि हमें इसको देखकर भी ऐसा फीलिंग आता है, या फिर इस सिचुएशन में हमें ऐसा फीलिंग होता है. सो स्पेसिफिक फोबियाज आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग टाइप ऑफ फोबिया. It includes social phobias, agoraphobia or the fear of entering unfamiliar situations, etc. Next is the obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder जिन लोगों में होता है, they are unable to control their preoccupation with specific ideas, or are unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act which affects their normal functioning. Okay, so this means if you have learned the chapter well, अंडरस्टूड द चैप्टर वेल, आपको पता होगा, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहा है. हमारे दिमाग में कुछ ऐसा थॉट बैठ जाता है जिससे कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं बार बार. सपोजिंग आप पढ़ रहे हैं, या आप ड्राइव कर रहे हैं, या आप कुकिंग कर रहे हैं, आप हेल्प नहीं कर सकते खुद को, आप मजबूर हो जाते हैं कि बार बार आपके दिमाग में वही एक ही चीज़ आता रहता है, और उसी एक ही थॉट के वजह से बार बार आप जाके वही काम करते रहते हो जो आपके दिमाग में होता है. सपोजिंग आप कुकिंग कर रहे हो, लेकिन आपको लगा कि आपका हाथ जो है वो ख़राब हो गया, तो आप बार बार जाके अपने हाथ को धोते रहोगे. तो ये क्या है? इट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग. इसमें आप हेल्प नहीं कर सकते अपने आप को स्टॉप करने के लिए, इसी के लिए इसे डिसऑर्डर का नाम दिया गया है. ऑब्सेसिव बिहेवियर इज द इनएबिलिटी टू स्टॉप thinking about a particular idea or topic, and compulsive behavior is the need to perform certain behaviors over and over again. For example, counting, checking, washing, etc. There are many other examples as well. Last is the post-traumatic stress disorder. Often this disorder is experienced by people who might be the victims of a natural disaster. यानी कि वो लोग जो कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर से उनका फैमिली लॉस हुआ हो, या फिनेंशियल लॉस हुआ हो, या उनका पर्सनल लॉस हुआ हो किसी चीज़ में, उसके विक्टिम्स हैं, या उन्होंने अपने आँखों के सामने टेररिस्ट का बॉम्ब ब्लास्ट को विटनेस किया है, या फिर दे हैव विटनेस्ड ए सीरियस एक्सीडेंट. ऐसे लोगों में ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखा जाता है. इट्स सिम्टम्स में इंक्लूड recurrent dreams,
flashbacks, impaired concentration, and emotional numbing. So I hope that you are now familiar about how to write the answers. जैसे कि मैंने ब्लैक पेन का यूज़ किया है, मैंने पॉइंट वाइज आंसर लिखा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन किया है, आपने भी कुछ इस कदर अपने CBSE बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज मार्क्ड बाय severance of the connections between ideas and emotions and involves feelings of unreality, estrangement, loss or shift of identity, etc. Identify and define the particular disorder including its different conditions. तो हम कौन से disorder के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे कि there is severance of the connections, जहाँ पे ideas, emotions को हम connect नहीं कर पाते properly. हम वी फेस ए फीलिंग ऑफ अनरियलिटी और फीलिंग ऑफ शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी, जहाँ पे कि कुछ अनरियल चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं, हम अनरियलिस्टिक बातें करते हैं. वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें ऐसी सारी चीज़ें होती हैं? The disorder being referred to is known as the dissociative disorder. Dissociative disorder क्या है? Next line में लिखना है, sudden temporary alterations of consciousness that blot out painful experiences are a defining characteristic of dissociative disorder. Next question में पूछता है कि define the particular disorder including its different conditions. तो different conditions का मतलब है उसके different types जो आपके बुक में mentioned है, आपने उसको लिखना है. So the first one is dissociative amnesia. It is characterized by extensive but selective memory loss that has no organic cause. Dissociative amnesia में क्या हो रहा है? Either बहुत ज़्यादा लाइफ के इवेंट्स आपको याद नहीं है, मतलब सपोजिंग आपके यूथ टाइम का जो भी मेमोरीज था, एक ओल्ड पर्सन को जिन्हें डिसोशिएटिव एमनीजिया हो गया है, उन्हें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है जहाँ पे कि कोई पर्टिकुलर इवेंट के बारे में आपको याद नहीं और इसका रीज़न कुछ भी नहीं है, नो ऑर्गेनिक कॉज. सपोजिंग अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और उनमें ब्रेन इंजरी आ जाती है, उसके बाद वो कोई पर्टिकुलर चीज़ को याद नहीं कर पाते, तो हम समझते हैं कि ये हुआ क्योंकि उनके साथ ऐसा ऐसा हो रखा है, इसी के लिए उनके ब्रेन में इंजरी आया और वो भूल जाते हैं अक्सर. लेकिन डिसोशिएटिव एमनीजिया में क्या होता है कि उसका कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता, उनका ब्रेन का जो फिजिकल कंडीशंस है वो एब्सोल्युटली ठीक रहता है, लेकिन ये जो भी यूजुअली पर्सन्स ये डिसोशिएटिव एमनीजिया एक्सपीरियंस करते हैं, इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद ओवरवेलमिंग स्ट्रेस. तो इन्हें ऐसे पर्सन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बिकॉज दे कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देयर पास्ट, या फिर पास्ट के बारे में पूरा भूल जाएं, या फिर कोई स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में भूल जाते हैं, किसी पर्सन को भूल जाते हैं, कोई प्लेस ऑब्जेक्ट जहाँ वो खुद गए थे, एंजॉय किए थे, उसके बारे में भी भूल जाते हैं. नेक्स्ट काइंड इज डिसोशिएटिव फ्यूग. इट्स एसेंशियल फीचर इज एन अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे from home and workplace, the assumption of a new identity and the inability to recall the previous identity. तो इसमें क्या हो रहा है कि there is an unexpected travel away, जहाँ पे कि वो अपने घर या वर्क प्लेस से डायरेक्टली ट्रैवल अवे कर जाते हैं, निकल के दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, एंड देर इन द न्यू प्लेस ही और शी दे एज्यूम अ न्यू आइडेंटिटी. नए नाम नए पता से रहने लगते हैं और अपने प्रीवियस आइडेंटिटी के बारे में भूल जाते हैं. इसे कहते हैं डिसोशिएटिव फ्यूग. द फ्यूग यूजुअली एंड्स व्हेन द पर्सन सडनली वेक्स अप with no memory of the events that occurred during the fugue. Next type is the dissociative identity disorder. Now this is often referred to as the multiple personality disorder. And it is the most traumatic of the dissociative disorders. जितने भी dissociative disorders के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें से ये बहुत ज़्यादा dramatic है, क्योंकि the person assumes alternate personalities that may or may not be aware of each other. मतलब एक person के अंदर बहुत सारे personalities होते हैं जिनके बारे में कि वो person भी खुद नहीं जानता, और जो personalities हैं वो लोग भी एक दूसरे के बारे में नहीं जानते. मतलब person एक है बट उसका पर्सनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा है. किसी में बहुत ज़्यादा शाय, वो अचानक से बहुत ज़्यादा शाय होके बिहेव करने लगते हैं, या दूसरे टाइम में जब उनको ये अटैक आता है डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाला, दूसरे टाइम में वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सोशली आउटगोइंग टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स देने लगते हैं. सो ये है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड. इसका मतलब है कि जिन लोगों में ऐसा देखा गया है
जिन लोगों में भी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का केस देखा गया है, उनके साथ ना अक्सर कुछ ऐसा अपने चाइल्डहुड टाइम में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ होगा, उसी की वजह से ये डिसऑर्डर उनमें बिल्डअप हो जाता है. लास्ट टाइप इज द डीपर्सनलाइजेशन. इट इन्वॉल्व्स अ ड्रीम लाइक स्टेट. इसमें एक ख्वाब टाइप का एक स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पे कि द पर्सन हैज़ अ सेंस ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द सेल्फ एंड फ्रॉम रियलिटी. वो पर्सन अपने रियलिटी से भी सेपरेटेड रहता है, वो अपने रियलिटी के बारे में भी नहीं जान पाता है और अपने सेल्फ के रियलिटी से भी सेपरेटेड रहता है. देयर इज अ चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन एंड द पर्सन सेंस ऑफ रियलिटी इज टेम्पररली लॉस्ट और चेंज्ड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The question number 3 says, while speaking in public, the patient changes topics frequently. Is this a positive or a negative symptom of schizophrenia? Describe the other positive symptoms of schizophrenia. तो जैसा कि आपने पढ़ लिया क्वेश्चन और पढ़ते ही आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि द मेंशन्ड सिम्टम इज अ positive symptom of schizophrenia which comes under the formal thought disorders in which people may not be able to think logically and may speak in peculiar ways. So the positive symptoms are pathological excesses or bizarre additions to a person's behavior. It includes the following which is often found in schizophrenia. तो क्वेश्चन में पूछा कि पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताओ, तो आपने कुछ इस कदर आंसर को फ्रेम करना है. पहला इज द डिल्यूजन्स. इट इज़ अ फॉल्स बिलीफ. डिल्यूजन्स क्या है? एक फॉल्स बिलीफ है दैट इज फर्मली हेल्ड ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड्स. It is not affected by rational arguments and has no basis in reality. तो रियलिटी के चक्कर में वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, वो जो भी उनके दिमाग में बैठा रहता है वो उसी को ही बोलते रहते हैं. दैट इज delusion. And delusions of persecution are the most common. delusions of persecution में क्या होता है? बेसिकली द पर्सन थिंक्स कि जो उसके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं उसके बारे में वो एकदम गलत सोचते हैं, आइदर उसके बारे में प्लॉटिंग करते हैं कि कैसे उसके साथ ख़राब हो जाए. ये सब उस पर्सन जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके मन का बात है जो कि फॉल्स है. सो रिमेंबर इट्स अ फॉल्स बिलीफ जहाँ पे कि वो सोचते हैं कि उन्हें कोई स्पाई कर रहा है या फिर उनके बारे में कोई गलत सोच रहा है, उन्हें अटैक करना चाह रहा है. ये मोस्ट कॉमन है. अदर काइंड्स ऑफ डेल्यूजन्स दे इंक्लूड लाइक डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल. रेफरेंस में वो कुछ स्पेशल मीनिंग अटैच कर देते हैं किसी पर्सन को देख करके या उसके एक्शन को देख करके या किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में अपने ही ढंग से वो उस सिचुएशन को या उस पर्सन को परसीव करते हैं और कुछ एक स्पेशल मीनिंग अटैच कर देते हैं. नेक्स्ट ग्रैंड्योर में दे थिंक देमसेल्व्स टू बी, मतलब वो अपना ही सेल्फ इमेज को कुछ ज़्यादा ही स्पेशली एम्पावर्ड सोच लेते हैं वो अपने आप को कि हमारे पास एक अदृश्य ताकत है, कुछ ऐसा टाइप का वो सोचने लगते हैं. और डेल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल में उन्हें लगता है कि कोई बाहर वाला उन्हें कंट्रोल कर रहा है. वो कुछ भी अजीब टाइप की हरकत कर देंगे और वो बोलेंगे कि देखो उसने मुझसे ऐसा करने को कहा बोल के मैंने ऐसा किया. सो दिस इज ऑल अबाउट डेल्यूशंस. नेक्स्ट इज डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच. ऐसा बहुत ज़्यादा होता है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के साथ. दीज इन्वॉल्व द फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर विच कैन मेक कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. इट इंक्लूड्स रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, like we can call it as loosening of association or derailment, inventing new words or phrases, neologisms, and persistent and inappropriate repetition of same thoughts, which is known as perseveration. Next is hallucinations and heightened perceptions. Hallucinations में क्या होता है? Hallucinations includes perceptions that occur in the absence of external stimuli. मतलब एक्चुअल में ऐसा कोई stimulus present नहीं रहता है environment में जिसकी वजह से कि वो person वैसा feel कर रहा है. वो stimuli सिर्फ उसके दिमाग में होता है और वो खुद ही experience करता रहता है ये सारी चीज़ें. So auditory hallucinations are the most common, in which the patients they hear sounds. वो आवाज़ें सुनती हैं जो आवाज़ें आइदर उनसे बातें करती रहती हैं या फिर उनके बारे में किसी और से बातें करती रहती हैं. तो ये यूजुअली नेगेटिव में सोचते हैं. वो सोचते हैं कि वो मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं कर रहा होता है. वो मल्टीपल वॉइसेस भी सुन सकते हैं या फिर कोई एक पर्सन का वॉइस सुन सकते हैं जो डायरेक्टली उनसे बात करता है. अदर काइंड्स ऑफ हेलुसिनेशंस इंक्लूड टेक्टाइल हेलुसिनेशंस. इसमें उनके स्किन में या जो पर्सन जो पेशेंट हैं उनको लगता है कि कुछ जल रहा है,
उनके हाथ में, उनके स्किन में कुछ जल रहा है, कुछ टिंगलिंग सा सेंसेशन है. सोमैटिक हेलुसिनेशन, फीलिंग ऑफ समथिंग हैपनिंग इनसाइड द बॉडी. उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सपोजिंग उनके बॉडी के अंदर में कुछ एक चल रहा है, उनके स्टमक में कोई एक स्नेक चल रहा है, स्नेक क्रॉल कर रहा है, उन्हें ऐसा लगता है. विजुअल हेलुसिनेशन, in this type of hallucination people have vague perceptions of color and distinct vision of people or objects. वो कलर को अजीब तरीके से एक परसीव करते हैं, लोगों को एक डिस्टिंक्ट तरीके से देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक अलग नज़रिए से देखते हैं. दैट इज़ विजुअल hallucination. Gustatory hallucinations, they include in which the food or drink they taste strange. उन्हें लगता है कि जो भी उनका टेस्ट है खाने का या जो भी उन्हें पीने के लिए दिया जा रहा है उसका टेस्ट जो है वो बहुत अजीब सा है. एंड लास्ट इज़ द olfactory hallucination, जहाँ पे कि उन्हें कॉन्स्टेंटली लगता है कि कोई उन्हें कुछ पॉइजन स्मेल करवा रहा है या फिर कुछ एक स्मोक का स्मेल आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता. एनवायरनमेंट में कोई भी स्टिमुलस वैसा नहीं होता, लेकिन उन्हें वो चीज़ परसीव होता रहता है. सो दैट इज़ heightened perception. Last type of symptom is the inappropriate affect. Now people with schizophrenia, they also show inappropriate affect. तो ये क्या है? These include emotions that are unsuited to the situation. सपोजिंग किसी के साथ कुछ गलत हो गया, किसी की एक्सीडेंट हो गई या कुछ सीरियस सा बात हो गया, तो जो पर्सन स्किज़ोफ्रेनिक होंगे अगर वो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट उस टाइम पे एक्सपीरियंस करते हैं तो वो आइदर एकदम ऑपोजिट रिएक्शन देंगे, वो आइदर बहुत ज़ोर से हंसने लगेंगे या समथिंग विच इज़ लाइक अनसूटेड टू द सिचुएशन, वो कुछ ऐसा इमोशन दिखाएंगे. सपोजिंग आप उन्हें जाके बहुत एक अच्छी मज़े की बात बताते हो एंड वो अचानक से रोने लगते हैं. सो ये इमोशन क्या हुआ? इट इज़ अनसूटेड टू द सिचुएशन. सो schizophrenics, they also show this inappropriate affect. So I hope that you all like this video और मेरे वीडियोस की वजह से आपको रिवीजन भी अच्छे से हो रहा होगा. एंड जिन भी बच्चों को नोट्स की ज़रूरत है, मेरे हैंड रिटन नोट्स की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी. एंड सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स एंड डू वॉच माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़, ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.